एम्बिशन क्लासेस सागवाड़ा में फिर से आपका स्वागत है। आप हमारे वीडियो निरंतर देख रहे होंगे। ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, हम आपको लिंक भेजते हैं। वहाँ से आपको ये वीडियो प्राप्त हो रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम पे, जहाँ पे भी देखते होंगे। आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे रूबरू हो रहे हैं, वो है मनोविज्ञान का टॉपिक। उस मनोविज्ञान के टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना है उसकी बात करेंगे अपन। वो टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है। वैसे तो ये सबसे बोरिंग में भी आता है। NCF 2005, NCF 2005 ये आपके रीट के लिए भी उपयोगी है और CTET अगर आप देना चाहें तो CTET के लिए भी उपयोगी है। तो इसके बारे में आपको क्या क्या खास चीज़ें याद रखनी है। NCF बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट है, लेकिन इतना विस्तृत आपको याद नहीं रखना है। आपको इस NCF के बारे में क्या क्या याद रखनी है, तो मेरी एक विशेषता है, जब भी अपन कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उसकी हिस्ट्री से अपन स्टार्ट करते हैं। हम NCF के बारे में भी यही करेंगे, उसकी हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। NCF 2005 आज का अपना टॉपिक है। NCF 2005 बिल्कुल इसे ध्यान से देखते रहें, आपको शायद अच्छा भी लगेगा। इससे बेटर आपको कहीं डेटा नहीं मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। NCF 2005 को पढ़ने से पहले आपको कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना है उस पर चर्चा कर रहे हैं हम। अपन सीधा चलते हैं भारत की प्रथम शिक्षा नीति। भारत की प्रथम शिक्षा नीति कब बनी? तो भारत की प्रथम शिक्षा नीति की बात करें तो भारत की पहली शिक्षा नीति बनी थी 1968। भारत की पहली शिक्षा नीति बनी थी 1968 में। और इसी शिक्षा नीति के बाद भारत की दूसरी शिक्षा नीति की बात करें तो भारत की दूसरी एजुकेशन पॉलिसी यानी कि दूसरी शिक्षा नीति बनी। इसका उल्टा कर दें, आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी। भारत की दूसरी शिक्षा नीति 1968 है, वहाँ पे आपको उल्टा कर देना है 1986। ये दोनों याद रखने हैं। एक बार पूछा गया था भारत की दूसरी शिक्षा नीति कब लागू हुई, तो आपको भारत की दूसरी शिक्षा नीति 1986 तो याद है, लेकिन आपको याद रखना है मई में लागू हुई थी। तो ये मई आप पूरा याद रखें। तो भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में लागू हुई। शिक्षा को बेहतर बनाने के और प्रयास किए गए। आप भी टीचर बनने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बेहतरी के लिए भी कहीं ना कहीं इसमें कई पॉइंट्स दिए हुए हैं, और इसी में कुछ सुधार करके भारत की दूसरी शिक्षा नीति 1986 में लागू की गई। यह शिक्षा नीति की दो विशेषताओं की बात करेंगे। भारत की दूसरी शिक्षा नीति में क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट थे, तो अब इसको याद रखना है ज़रूर। सबसे इम्पोर्टेंट है, भारत की दूसरी शिक्षा नीति में ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई, इम्पोर्टेंट है। भारत में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कौन सी शिक्षा नीति की देन है, तो ये दूसरी शिक्षा नीति की देन है। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या था, तो उस समय सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था प्राथमिक शिक्षा पर। तो प्राथमिक विद्यालयों में ये स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे था? प्राथमिक विद्यालयों से था। और प्राथमिक विद्यालयों से था तो ये किस प्रकार की शिक्षा से संबंधित था, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध है वह प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए था कि जो छोटे बालक हैं उनको स्कूलों से जोड़ा जाए और स्कूलों में आधारभूत संरचना का विकास किया जाए। यहाँ ब्लैक बोर्ड से संबंधित नहीं था, यह विद्यालयों की आधारभूत संरचना को सुधार करने के लिए इसका प्रारंभ किया गया था। तो ये दो पॉइंट याद रखने। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड दूसरी शिक्षा नीति में स्टार्ट हुआ था। कौन से विद्यालयों के लिए था? प्राथमिक विद्यालय। और किस प्रकार की शिक्षा के लिए था? प्राथमिक शिक्षा के लिए था। तो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो दूसरी शिक्षा नीति का एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट था। और दूसरा है कि भारत में दूरस्थ शिक्षा का प्रचार किया जाए, डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा का प्रचार किया जाए। जैसे हम अभी कर रहे हैं आपके लिए, वैसे ही दूरस्थ शिक्षा का प्रचार करना ये दूसरी शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण पॉइंट था। और इसी को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। तो इग्नू की स्थापना है वह कौन सी शिक्षा नीति की देन है, तो इग्नू की स्थापना है वह दूसरी शिक्षा नीति की देन है। तो फिर अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि भारत की पहली शिक्षा नीति तो 1968 में बनी, भारत की दूसरी शिक्षा नीति वो 1986 में बनी। और इसमें दो खास चीज़ें थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई
और साथ में दूरस्थ शिक्षा के प्रसार के लिए इग्नू की स्थापना की गई, वह भी दूसरी शिक्षा नीति का ही एक महत्वपूर्ण भाग था। अब अपन जैसे जैसे इतिहास की बात करें तो 2 सन की बात की अपन ने। पहला सन आपको याद रखना है 1968, दूसरा सन याद रखना है 1986। अब तीसरे सन के बारे में आते हैं। जैसे ही दूसरी शिक्षा नीति लागू हुई, लगभग 1 साल गुजरा और 1 साल बाद आ गया 1987। 1987 में आ जाते हैं पहला सन 68, दूसरा 86 और तीसरा है 1987। 1987 में एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी का नाम था आचार्य राममूर्ति समिति। ये भी आपको याद रखना है, आचार्य राममूर्ति समिति या कमेटी भी कह सकते हैं। 1987 में आचार्य राममूर्ति समिति का गठन किया गया। इस आचार्य राममूर्ति समिति का गठन किया गया, उसके उद्देश्य क्या थे या सिफारिशें क्या थी, वो आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है। आचार्य राममूर्ति ने 2 सबसे बड़ी सिफारिशें दी थी, यानी कि इसके उद्देश्य भी कह सकते हैं, सिफारिशें भी कह सकते हैं। शिक्षकों को सेवा पूर्व प्रशिक्षण दिया जाए, मतलब शिक्षक जो भर्ती किए जाते हैं उनको सेवा पूर्व प्रशिक्षण दिया जाए। और सेवा पूर्व प्रशिक्षण दिया जाए इसका मतलब है शिक्षकों को कुछ कोर्स कराए जाए, जैसे कि बीएड है, एसटीसी है, इस प्रकार के कोर्स। क्योंकि पहले ज़माने में जो उस गांव का पढ़ा लिखा व्यक्ति था, जो सबसे ज़्यादा शिक्षित होता था, उसको शिक्षक बना दिया जाता था। लेकिन शिक्षकों को सेवा पूर्व प्रशिक्षण देकर तैयार किया जाए ताकि अपने ज्ञान का सही तरीके से उपयोग कर सकें, नई नवाचार से छात्रों को अपना नॉलेज पहुंचा सकें। तो आचार्य राममूर्ति समिति का सबसे पहली सिफारिश क्या थी? शिक्षकों को सेवा पूर्व प्रशिक्षण देना। और दूसरा सबसे बड़ा इसका ऑब्जेक्ट था, वो भी याद रखना है, भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना। भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना, ये 2 पॉइंट थे। वह कहीं न कहीं आचार्य राममूर्ति समिति के 2 सबसे बड़े पॉइंट थे। और उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना की बात करें तो वो 4 संस्थाएं मैं लिख देता हूँ। IASE की स्थापना, इसके साथ ही CTE, भारत में कितने CTE है ये लेक्चर्स में पूछा जाता है, और एक है डाइट, इनकी स्थापना। तो ये सभी उच्च शिक्षण संस्थान थे जो शिक्षकों को सेवा पूर्व प्रशिक्षण देने के लिए बनाए गए थे। तो ये दोनों ही जो सिफारिशें थी वह आचार्य राममूर्ति समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें थी। अब ये आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसमें, क्योंकि इसको आगे आप बढ़ सकते हैं। अब ये 2 चीज़ें आपकी हो गई, लेकिन 3 सन मैं बता रहा हूँ, 68, 86 और 87। ये 87 वाला प्रश्न पूछा गया, आचार्य राममूर्ति समिति की स्थापना कब की गई? तो 1987 में। अब आगे बढ़ते हैं। इतना होने के बाद क्या हुआ? तो इतना होने के बाद फिर समझें, अब सन आता है 1993। फिर एक बार अपन चल लेते हैं। पहला था 1968, पहली शिक्षा नीति। 1968 को उल्टा कर दे तो 1986, दूसरी शिक्षा नीति। 1986 के बाद आता है 1 साल बाद 1987, आचार्य राममूर्ति कमेटी। और इसके कुछ साल बाद 1993। ये सन क्रमानुसार हैं। तो अपन बात करेंगे 1993 में क्या हुआ। तो 1993 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, ये नाम याद रखें, मानव विकास संसाधन मंत्रालय, और इसी को बोला जाता है HRD मिनिस्ट्री। ठीक है, MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी बोला जाता है। 1993 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, उस समय के तत्कालीन एक शिक्षाविद थे प्रोफेसर यशपाल, इस प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। अध्यक्ष कौन थे उस कमेटी की? तो प्रोफेसर यशपाल। इसकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। और इस कमेटी का उद्देश्य क्या था वो समझ लें, क्यों ये कमेटी बनाई गई। तो इसका उद्देश्य था, जैसे कि इसके पहले आचार्य राममूर्ति के बारे में आपने पढ़ा, तो आचार्य राममूर्ति ने जो सिफारिशें दी थी वह ठंडे बस्ते में चली गई। तो उन सिफारिशों के अवलोकन के लिए इस कमेटी का गठन किया गया। तो पहला ऑब्जेक्ट है इसका
यशपाल कमेटी का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आचार्य रामकृष्ण समिति है, उस समिति की सिफारिशों का अवलोकन करना। तो ये सिफारिशों का अवलोकन करने के लिए इस कमेटी को गठित किया गया था। एक ऑब्जेक्ट तो ये हो गया, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या था, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत में बोझ मुक्त शिक्षा की स्थापना, यानी कि भारत में शिक्षा बिना बोझ के कैसे बनाई जाए। ये दूसरा पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यही दूसरा पॉइंट है, वही आपको आगे ले जाएगा एनसीएफ 2005। तो भारत में शिक्षा को बोझ मुक्त कैसे बनाया जाए। यहाँ बोझ का मतलब ये नहीं कि बस्ते लेके पकड़ के बच्चे जा रहे हैं, टेढ़े हो रहे हैं, आड़े हो रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे है पाठ्यक्रम को कैसे कम किया जाए, उनके संबंधित पाठ्यक्रम का कैसे निर्माण किया जाए, बच्चे हैं वो उन्मुक्त वातावरण में पढ़े, तनाव ना लें, यही थी बोझ मुक्त शिक्षा। तो भारत में शिक्षा बिना बोझ के कैसे बने। अब भारत में शिक्षा बिना बोझ के कैसे बने, उसके लिए इसके पहले भी प्रयास हुए थे। वह प्रयास में लिख देता हूँ। बिना बोझ की शिक्षा, अगर इसकी बात करें तो बिना बोझ की शिक्षा के प्रयास हुए थे। सबसे पहला हुआ था 1975 में, 1975 में। दूसरा प्रयास हुआ था आचार्य राममूर्ति समिति बनी उसके बाद ही जस्ट 1988 में। तीसरा प्रयास हुआ था सन 2000 में। अगला प्रयास हुआ था सन 2005 में, और एक लास्ट प्रयास हुआ था 2009 में। यानी कि कुल प्रयास कितने हुए? 5 प्रयास हुए। बिना बोझ के शिक्षा के लिए 5 बार कुछ प्रयास किए गए, और इन्हीं 5 प्रयासों को जाना जाता है एनसीएफ के नाम से। तो भारत में अब तक कुल कितने एनसीएफ बन चुके हैं? 5। कब कब बने वो भी ध्यान रखें। 1975, 88, 2000, 2005, 2009, 5 बार। सबसे पुराना दस्तावेज 1975 का है, सबसे नया दस्तावेज है वो 2009 का है। लेकिन अगर बात करें तो सबसे प्रचलित कौन सा रहा, तो सबसे प्रचलित रहा 2005 वाला। इसलिए अक्सर परीक्षा में 2005 रेट में यही पूछा जाता है। सेकेंड ग्रेड में 2009 भी है, तो वो अपन बाद में बात करेंगे। अपन को सिर्फ एनसीएफ 2005 पढ़ना है। तो भारत में बिना बोझ की शिक्षा कैसे बनाई जाए, उसके लिए प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन किया गया। साथ में इसने आचार्य राममूर्ति ने जो सिफारिशें दी थी, उनके अवलोकन के लिए भी इसका निर्माण किया गया। अब देखें, इस चीज़ पर मंथन करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ही एक सम्मेलन का आयोजन किया, कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस सम्मेलन में कुल 21 देशों के, कितने देश? 21 देशों के बड़े बड़े शिक्षाविदों के साथ बड़े बड़े वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, विषय विशेषज्ञ, बहुत सारे लोगों ने, लगभग 10,000 लोगों ने अपने आइडियाज़ रखे थे। 21 देशों के शिक्षाविद, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और भी बड़े बड़े जो ज्ञाता थे, उनका एक सम्मेलन बुलाया गया दिल्ली में। और इसी सम्मेलन को इसी पॉइंट पे चर्चा करने के लिए बुलाया गया था, भारत में बिना बोझ की शिक्षा कैसे दी जाए। और इन 21 देशों के शिक्षाविदों ने बहुत सारे सुझाव दिए। अब ये बहुत सारे सुझाव है, वह सुझाव है, उनको एकत्रित किया गया। सभी सुझावों को क्या किया? एकत्रित किया, और इन सभी सुझावों को लिपिबद्ध किया और एक दस्तावेज का निर्माण किया। ठीक है, सभी सुझावों को एकत्र कर एक दस्तावेज का निर्माण किया, और इसी दस्तावेज का नाम क्या पड़ा और इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें, उसकी भी बात करेंगे। इसी दस्तावेज का नाम ही क्या रखा गया? एनसीएफ 2005। जो ये सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में जो दस्तावेज या जितने भी सुझाव थे उनको एकत्रित किया, और इन सुझावों को एकत्रित करने के बाद इस दस्तावेज का नाम बना नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और जिसको बोला जाता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। ये पूरा एक ही वर्ड है, पाठ्यचर्या। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा नाम दिया गया। अब इस दस्तावेज की बात करें तो इस दस्तावेज की क्या क्या विशेषताएं थी, इस दस्तावेज में क्या क्या लिखा गया, और इस दस्तावेज में आपको कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसकी बात करेंगे।
अब ये दस्तावेज का नाम तो हो गया NCF 2005, और वास्तव में NCF 2005 क्या है? जो सम्मेलन हुआ उसके जो सुझाव थे, आउटकम्स थे, बिना बोझ की शिक्षा कैसे बनाई जाए, तो उनको एक दस्तावेज का रूप दे दिया। वही दस्तावेज है वो NCF 2005 के नाम से जाने जाते हैं। इस दस्तावेज का निर्माण किसने किया, ये पूछा जाता है। इस दस्तावेज के निर्माण की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? NCERT। NCERT मतलब इसका निर्माण करने वाली संस्था कौन थी? NCERT थी। और उस समय NCERT के चेयरमैन कौन थे, यानी कि किसने इसकी जिम्मेदारी ली थी? तो ये नाम पूछा जा सकता है। ऑन दैट टाइम चेयरमैन कौन थे? कृष्णन मेनन। ये कृष्णन मेनन के प्रयासों से इस दस्तावेज का निर्माण हुआ। और इसका निर्देशन किसने किया? इस दस्तावेज निर्माण का निर्देशन करने वाले व्यक्ति प्रोफेसर यशपाल थे, क्योंकि उनकी कमेटी अध्यक्षता उन्होंने की थी। तो प्रोफेसर यशपाल के निर्देशन में इसका निर्माण है वो कौन सी संस्था ने किया था? NCERT। ये ज़रूर याद रखें, NCF 2005 है वो NCERT की जिम्मेदारी में बना था। अब NCF 2005 दस्तावेज है, उसका प्रारंभ कैसे होता है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, इसका प्रारंभ कैसे होता है, यानी कि इसमें एक प्रस्तावना जोड़ी गई है। संविधान में भी आपने प्रारंभ होगा, प्राक कथन की बात करें तो इसका प्रारंभ होता है रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के एक निबंध से होता है, जिसका निबंध का नाम था सभ्यता और संस्कृति। नहीं है ना, ये ध्यान रखें, सभ्यता और प्रगति। इस निबंध से इस दस्तावेज का प्रारंभ होता है। मतलब इस निबंध में एक उद्धरण था, उस उद्धरण की कुछ लाइनें हैं, उसको इसकी प्रस्तावना के तौर पर प्रयोग किया गया था। तो इस NCF 2005 की बात करें अपन, तो ये इसकी बेसिक बातें थी। अब इस पूरे एक दस्तावेज में 5 मार्गदर्शी सिद्धांत दिए गए थे। अक्सर यही परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, 5 मार्गदर्शी सिद्धांत। ये 5 मार्गदर्शी सिद्धांत क्या थे, इसको आपको याद रखना है। क्रमानुसार याद रखने की जरूरत नहीं है, क्रम नहीं पूछा जाता कि कौन से नंबर पे कौन सा दस्तावेज आता है, लेकिन इन 5 मार्गदर्शी सिद्धांत जो है कौन सा नहीं है या कौन सा है उसके बारे में पूछ ले तो आपको याद रखना है। सबसे पहला है वो है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। इम्पोर्टेंट, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। मतलब आप जो कब स्कूल में पढ़े हैं उसकी जो उपयोगिता है वह कहीं न कहीं आपके जीवन में भी होना चाहिए। तो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, मतलब बच्चे को जो पढ़ाया जाए वह उसके भावी जीवन में भी काम आए, ऐसा पढ़ाया जाए, इसका अर्थ यही है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट था इसका, पढ़ाई की रटंत प्रणाली से मुक्ति दी जाए। मतलब रटंत प्रणाली है पढ़ाई की, उस रटंत प्रणाली को क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए। मतलब बालक है वो रट कर सीखते हैं, वह शिक्षा नीति की कोई सफलता का द्योतक नहीं है, उसको समझ कर सीखना है। तो पढ़ाई की रटंत प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए, इसको कह सकते हैं मुक्त कर दिया जाए। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट था वह था पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा न रखी जाए। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा का विरोध किया। केंद्रित शिक्षा नहीं होनी चाहिए, केवल आप पाठ्यक्रम के आधार पर या पुस्तकों के आधार पर ही अध्ययन करा रहे हैं तो कभी भी आप शिक्षा का पूर्ण उद्देश्य, जो उद्देश्य मूल उद्देश्य सर्वांगीण विकास, वो कभी नहीं कर सकते। तो तीसरा था पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा नहीं होनी चाहिए मार्गदर्शी सिद्धांत में। चौथा इम्पोर्टेंट था वह है कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट था, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। मतलब आपको कक्षा में केवल व्याख्यान विधि से या व्याख्यान विधि का प्रयोग नहीं करना है, आपको एक्टिविटी बेस्ड काम करवाना है, क्योंकि बच्चे हैं उनकी सभी इंद्रियां हैं वो कार्यशील रहेंगी। तो व्याख्यान विधि से आप ना पढ़ाए चॉक एंड टॉक, आप गए कक्षा में 1 घंटा वो बक के आगे, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए आपको एक्टिविटीज़ करानी है। तो कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। और इसका 5वां सबसे इम्पोर्टेंट था राष्ट्र के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं।
राष्ट्र के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। तो ये राष्ट्र के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करना ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट था। तो ये NCF 2005 था, उसके ये 5 मार्गदर्शी सिद्धांत थे। इन्हीं 5 मार्गदर्शी सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए कुछ सहायक सिद्धांत भी दिए गए थे। उन सहायक सिद्धांतों की व्याख्या है वह अपन कल के टॉपिक में करेंगे। ये NCF का बेसिक था और इसी बेसिक से प्रश्न आएंगे। कल इसके जितने भी प्रश्न आए उनकी व्याख्या करेंगे। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।